अच्छा, लेकिन इधर तो बात ही अजीब हो रहा है। अच्छा, इस पॉइंट में तो कोई इशू नहीं है ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट में तो किसी को इशू नहीं है ना, जो ऊपर ये हमने पढ़ा, ये तो कंसेप्ट तो क्लियर है ना। लेकिन इधर तो बात ही अजीब हो रही है कि अगर हायर इंडिफरेंस कर्व और लोअर इंडिफरेंस कर्व किसी एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट हो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, तो फिर तो दोनों को यूटिलिटी बराबर हो जाएगी कि इस पॉइंट पर चाहे हायर इंडिफरेंस कर्व हो जैसे ये वाला, और लोअर इंडिफरेंस कर्व हो u1, ठीक है, और ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले, आपस को एक दूसरे को क्रॉस कर ले, तो फिर तो इस पॉइंट पे दोनों को यूटिलिटी बराबर रही। IC1 भी मुझे ये यूटिलिटी दे रहा है, IC2 भी, तो ये तो फिर बात गलत हुई ना। ये तो फिर ये ऊपर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये तो फिर गलत हुआ। सही है, तो फिर तो बात ही गलत हो गई। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक गलत होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व और लोअर इंडिफरेंस कर्व, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कि हायर और लोअर एक पॉइंट पे बराबर आ गए इस पॉइंट पे, तो फिर तो ये गलत हुआ ना। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आप इसके साथ ये भी पढ़ ले तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। पढ़ ले शाबाश। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब ये किसी को कोई इशू तो काइंडली पूछ लें। जो पढ़ ले वो डन लिख ले। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ चुके हैं इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। पिछला पास पेपर करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सुंदर कोई इशू इस पॉइंट में? जी सलमान। ठीक है भाई, तो अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इधर ये बराबर हुए। अगर ये बराबर हुए तो फिर इसका क्या फायदा, हमने तो अभी ये पढ़ा। तो इसलिए एक इलॉजिकल चीज है, मतलब इररिलेवेंट चीज है, इसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है भाई, तो इसमें ये पॉइंट था जी। बाकी भी कंफर्म कर दें इस पॉइंट में कोई इशू है तो। ठीक है अब्दुलरहमान भाई। कर्व डू नॉट टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो सेकंड वाले दिया नहीं, उसने एक अलग दिया कि वो किसी भी टच नहीं करेगा। बस उसने मजीद आपको ना दिमाग को ठीक करने के लिए कि यार ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है उसने दिए, तो बस हमने भी करवा दिया। क्लियर जी। तो सेकंड वाला इसलिए दिया है कि इकरा की किसी भी पॉइंट पे हायर इंडिफरेंस कर्व और लोअर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। उसने मजीद इस पे एम्फेसाइज कर लिया, मजीद स्ट्रेस दे दिया इस पे। ठीक है, कि ऊपर तो हमने पढ़ा कि हायर इंडिफरेंस कर्व और लोअर इंडिफरेंस कर्व, वो हायर इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सर्टिफिकेशन है, और साथ मजीद इसमें स्ट्रेस दे दी कि ये एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे। तो एक मतलब मजीद सख्ती वो लेके आए कि यार ये टच भी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि किताब में दिए तो लिखना है, ये नहीं कि ऊपर दिए तो सर बस। ठीक है ना। तो उसने ऊपर कहा कि हायर, पहले तो ये बताया, आपका मान बनाया कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। फिर साथ ये भी बताया दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, ये हमेशा इसी तरह ही रहेंगे, बस इसी तरह इसी तरह। ठीक है जी। तो आज शमीन थोड़ी सी खामोश है, पता नहीं क्यों।
ठीक है ना, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो काइंडली पार्टिसिपेट करें। कर्व डू नॉट टच हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। मैंने आपसे क्या कहा कि कर्व, ये कर्व किसी भी एक्सिस को टच ना करें, ना आपस में इंटरसेक्ट हो, ना किसी उसको इंटरसेक्ट कर ले। अगर फॉर एग्जांपल ये इधर टच करता है तो हम सिर्फ गुड वाई यूज करते हैं, अगर इधर टच करते हैं हम सिर्फ गुड एक्स, तो फिर तो हम एक गुड्स का पढ़ रहे हैं ना, फिर तो कुछ फायदा नहीं हुआ। हालांकि हमने क्या कहा शुरू में, डिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो अगर ये किसी एक्सिस को टच करते हैं तो तब भी ये हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो दोबारा रिपीट हुआ इधर। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व चेंज एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग इट्स लेंथ टू फाइंड शेप। ठीक है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट होता है कि अगर हमने गुड ए के the rate at which a consumer must give good A in order to obtain more units of good B and maintain the same level of utility. For example, अगर हमने गुड A के ज्यादा यूनिट हासिल करने हैं तो हमें गुड B के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, लेकिन अगर हमने गुड B के ज्यादा यूनिट्स को हासिल करना है तो हमें फिर गुड A के यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने का, और जो भी इसका रेशो होगा उसको हम कहते हैं, या रेट होता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन y या चेंज इन गुड A डिवाइड बाय चेंज इन x। सही जी, और ये उसने फिर ग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए। तो कंडीशन इस पे थोड़ा बात भी कर लेंगे, आसान, इसमें कोई इतना इशू नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर हूं तो अगर मैंने मजीद 3 यूनिट्स गेन करने हैं और इधर, ठीक है जी, तो अगर मैंने मजीद 3 यूनिट्स गेन करने हैं, ठीक है, मजीद 3 यूनिट्स, तो मुझे गुड वाई के 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने मजीद 4 यूनिट्स गेन करने हैं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिस तरह हमने उधर ऊपर पढ़ा। क्लियर? तो शुरू में हम ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट दूसरे के ज्यादा यूनिट हासिल करते हैं तो फिर हमें गुड बी के कम यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर? तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई इशू? देखिए ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला, ये कि जिस रेशो से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्लॉथ के यूनिट या गुड बी के यूनिट्स, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो शुरू में मैंने क्या किया, मैंने जब 3 यूनिट्स मजीद हासिल करने चाहे तो मैंने 5 यूनिट लॉस किए, लेकिन जब मैं मजीद 5 यूनिट हासिल करता हूं तो मैं 3 यूनिट्स लॉस करता हूं। तो शुरू में मैं ज्यादा यूनिट लॉस करता हूं क्योंकि ये मुझे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता हूँ फूड के, तो यूटिलिटी मेरी कम होती है, तो इसी वजह से फिर मैं बाद में क्लॉथ के कम यूनिट्स इस्तेमाल करता हूँ। तो जिस रेट से हम गिव अप करते हैं यूनिट्स का और दूसरे के यूनिट्स हासिल करते हैं, उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जी, अब इनमें कोई इशू? अब ये इसमें कोई इशू, इसमें कोई इशू? ठीक है ना, तो अगर ये हो गए तो फिर हम पास पेपर की तरफ चले जाते हैं। जी क्लियर है कि नहीं? बाकी भी कंफर्म कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो सवालों की तरफ।
अभी तक जो हमने पढ़ा। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एंड लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। 3 मार्च का सवाल ऑटम 2013 में। अब आप देखें 3 मार्च में एक नंबर तो इंडिफरेंस कर्व का होगा डिफिनीशन का, और बाकी 2 मार्क्स हो गए तो ये प्रॉपर्टीज। इन्होंने कहा लिस्ट कर लो भाई, लिस्ट कर लो, एक्सप्लेनेशन या डिस्क्राइब नहीं कहा, उसने कहा लिस्ट कर लो, लिस्ट, और मार्क्स भी 3 है, तो सिर्फ आपने लिस्ट करना है। आपने लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच आइदर एक्सिस। पहला ये लिख के लिखना है बस, ये वाला, ये हेडिंग, हायर इंडिफरेंस कर्व इज हाई लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। Two indifference curve never intersect each other. Indifference curve usually shaped downward sloping. Indifference curve usually convex to the origin. बस लिस्ट करना था भाई, लिस्ट, ठीक है ना, सिर्फ लिस्ट कर लो, ये लिस्ट कर लो, ये लिख लो, दा लिखी लिखी, दा लिखी लिखी और दा लिखी लिखी, बस। उसने डिस्क्राइब या एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी आपसे, मार्क्स भी कम है, ठीक है ना। तो अगर आप ये 5 लिख लेंगे, नहीं 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 भाई, मैं सिर्फ ये हेडिंग कर रहा हूँ, ये ना लिखना ना, ये नहीं लिखना ना भाई मेरे, ये नहीं लिखना ना, ठीक है ना। ये मैं लिस्ट का मतलब ये हेडिंग लिख ले आप लोग, ठीक है सलमान। अगर उसने डिस्क्राइब या एक्सप्लेनेशन मांगा हो तो फिर वो आपको मार्क्स भी ज्यादा देता, और फिर वो इधर लिस्ट नहीं लिखता। लिस्ट का मतलब ये कि आप सिर्फ उसकी वो हेडिंग्स वगैरह, ये मेन मोटी मोटी बातें। सलमान क्लियर है कि नहीं? ऐसा ना हो कि आप लिखने बैठ जाए 3 मार्क्स के लिए, फिर आप ये सारा लिखेंगे तो फिर क्या फायदा। मेरे पास पेपर साथ साथ क्यों करवा रहा हूं, ठीक है। अब एक्सप्लेन, देखो टर्मिनोलॉजी को, एक्सप्लेन व्हाई इंडिफरेंस कर्व फॉर इकोनॉमिक गुड्स। हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक गुड्स पढ़ते हैं जिसके पीछे कुछ एक्टिविटीज हो, फ्री में ना हो, आर नेगेटिवली स्लोप। क्यों, 4 मार्क्स का सवाल, क्यों इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो उधर भी नेगेटिव स्लोप है और इधर भी इंडिफरेंस कर्व यूजुअली स्लोपिंग डाउनवर्ड या नेगेटिव स्लोप। तो 4 मार्क्स का सवाल आपने तकरीबन 3-4 लिख रहे, इधर बस ये लिखनी है, ठीक है। आप इतना भी लिख लोगे तो काफी होगा, लेकिन खैर 2-3 लिख रहे, आप उधर अपनी किताब से मजीद लिख लो इंडिफरेंस कर्व की क्यों नेगेटिव स्लोप होता है, आपकी किताब में उसने दिया है। तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नेगेटिव स्लोप इसलिए होता है कि अगर हम गुड ए के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमें गुड बी के कम यूनिट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उधर कुछ एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख लो। तो इधर 4 मार्क्स, तो उधर ने क्या कहा, एक्सप्लेन कर लो। क्लियर है भाई? जी, इस दूसरे सवाल में कोई मसला? टू इंडिफरेंस, अच्छा, टू इंडिफरेंस कर्व ऑन सिंगल, टू इंडिफरेंस कर्व ऑन सिंगल इंडिफरेंस में नेवर इंटरसेक्ट, ये भी हमने कहा ना। कमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपने वहां से डायग्राम भी बनाना है और वहां से एक्सप्लेन भी करना है, कमेंट्स भी देने हैं। 6 मार्क्स का सवाल है, देखो भाई, तो डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इतना एक्सप्लेन करना है कि वो 6 मार्क्स के बराबर हो। ऐसा ना हो कि आप फिर पेजेस के पेजेस भरते जाएं, ठीक है। तो तकरीबन 10 इस सवाल को 10-12 मिनट देने चाहिए बस, ठीक है। तो डायग्राम बना के, ये इसी तरह डायग्राम बना के आप उसको एक्सप्लेन कर लें। अभी हमने किया अभी, वाई इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। मैंने आपसे, कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, क्यों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, वो रेट, जी 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 बिल्कुल लेकर वही 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 चाप लो भाई, वही समझ लो, बस वही समझ के लिख लो, ठीक है भाई, लेकर वही। वाई इंडिफरेंस कर्व्स कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्यों कन्वेक्स टू ओरिजिन है यार, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, कि वो रेट जिसकी वजह से हम गुड बी के कितने यूनिट फॉरगॉन कर दे गुड ए के यूनिट अटेंड गेन करने के लिए। तो वो ये भी अभी किताब में है, ठीक है, पढ़ा भी। नरेट द बेसिक assumption ऑफ द एप्लीकेबल, तो 3 मार्क्स का सवाल, तो यार यही assumption लिख लो बस, काफी है। ये कंज्यूमर शुड बी रेशनल टू मैक्सिमाइज हिज मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी।
यूटिलिटी इज मेजरेबल, इज नॉट मेजरेबल, ठीक है, एज इट इज ऑर्डिनल अप्रोच, इसी तरह आप लिख लो। डायमेंशन मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, कंज्यूमर की चॉइस कंसिस्टेंट रहे, प्रेफरेंसेस आर नॉट सेल्फ कंट्राडिक्टरी। तो इसी तरह आप 3 मार्क्स है ना, तो 3 मार्क्स में आप इतना लिख लो तो काफी है ये। अब ये एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। एक्सप्लेन द टर्म मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या चीज है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यार मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन आपकी किताब में दी हुई है, आप ये एग्जांपल कोड कर दो बस। ये मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, देखो। तो आज के लिए यही काफी। अब आप अपने सवाल टाइप कर दीजिए शाबाश। अभी आप पूछिए शाबाश, मैं अटेंडेंस इसकी स्नैपशॉट ले तो आप अपना सवाल टाइप कर दीजिए। ठीक है जी, तो